ये जो साइड में वीडियो चल रहा है इसमें आप एक शख्स को ज़मीन पर बैठा हुआ देख रहे होंगे और सामने कुछ रखा हुआ है। शायद आपको देखकर लग रहा होगा कोई सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला रोड किनारे कुछ बेच रहा है बैठकर, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। ये जो शख्स बैठा हुआ है ये कातिल है और जो सामने कुछ रखा हुआ है वो फल नहीं है, फल नहीं बल्कि उसकी सगी बेटी के टुकड़े हैं। और कुछ देर पहले ही इसने अपनी 17 साल की बेटी के टुकड़े किए हैं और 6 टुकड़ों को बाहर लाकर रख दिया है और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर इसने बुलाया है। जैसे एक सब्जी वाला आवाज लगाता है वैसे ही इसने गांव वालों को बुलाया है, आओ गांव वालों देखो मेरी बेटी के 6 टुकड़े रखे हुए हैं और 1-2 टुकड़े जो ये लकड़ी का कुंदा रखा हुआ है जिस पर कसाई बोटी को हड्डी को तोड़ता है, इसी पर रखकर इसने टुकड़े किए और सारे गांव के लोग इसको बैठकर सुकून से खड़े होकर खौफ की नज़रों से इसको देखते रहे। और कुछ देर के बाद जब पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस वाले भी आकर खड़े हुए हैं, लेकिन 3-4 पुलिस वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्टली इसको पकड़ सकें। लेकिन सवाल ये कि इस शख्स ने जो ये बैठा हुआ है इसने अपनी बेटी की हत्या क्यों की और हत्या करने के बाद ये भागा क्यों नहीं, इसने अपनी बेटी के टुकड़ों को बाहर लाकर क्यों सजा दिया और गांव वालों को क्यों बुलाया। आखिर ये कत्ल कर कर भाग भी सकता था। जब इसने पुलिस को इसको पकड़ा और जब इससे पुलिस ने पूरी कहानी पूछी तो इसने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देगी आपको। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, आप लोगों को शायद मेरा नाम याद हुआ हो या नहीं हुआ हो, और जिसको मेरा नाम याद हो गया है वो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को हम वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया है और कोई चाहता है मैं उसका नाम लूँ या फिर कोई सवाल हो तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट्स कर दें, आखिर में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का बहराइच ज़िला है और उसी ज़िले का एक थाना पड़ता है मोतीपुर थाना, और उसी थाने के अंतर्गत एक लक्ष्मणपुर जो मटेहली गांव है उसी गांव की घटना है। 2 सितंबर सोमवार वाले दिन लगभग 3-4 बजे का टाइम था। उस गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि उसी बीच जो गांव का रहने वाला नईम है वो एक अपने घर से निकलता है एक बड़ी सी बोरे को लेकर और लाकर उसको ज़मीन पर रख देता है और कुछ देर के बाद उसमें से कुछ सामान निकालता है और उस पर कपड़ा डाल देता है। साथ में एक लकड़ी की कुंडी लेकर आया था। कुंडी का मतलब होता है एक चौकूटा सा गोल सा सर्कल जिस पर हड्डी गुड्डी को काटा जाता है। अब नईम उसको भी बाहर रख देता है और वहीं पर बैठ जाता है। लोगों को देखते हुए लगभग आधा घंटा गुजर जाता है। आधे घंटे से ऊपर जब वक्त होता है, 1 घंटा होने वाला होता है, तो नईम अचानक से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है, लोगों इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ, आज मैंने मुसीबत को ख़त्म कर दिया। लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर नईम क्यों चिल्ला रहा है। और नईम अचानक से इतनी देर से बाहर ये कुछ सामान रख कर बैठा हुआ है, तो क्या सामान है। लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद कुछ खून वाली चीज़ है, मतलब खून वगैरह है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि नईम ने अपनी बेटी को काट दिया है, अपनी बेटी के टुकड़े लाया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब उस जो चादर उसने डाल रखी थी वो एकदम से हवा से उड़ती है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सर कटा हुआ था जो नईम की लड़की खुशबू का था, जिसकी उम्र महज 17 साल थी। और वहीं पर हाथ पैर लगभग 6 टुकड़े नईम के पास रखे हुए थे और वहीं पर एक बांका भी रखा हुआ था। गांव के लोगों के पैर कपकपा जाते हैं, लोगों में एक तरीके की भगदड़ सी मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं, खलबली मच जाती है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि नईम बैठा हुआ है अपनी बेटी के टुकड़े रखकर और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। हर कोई देखकर समझ गया था। फ़ौरन ये बात जो पुलिस मोतीपुर थाना है, मोतीपुर थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जैसे ही खबर लगती है, आनन फानन में जितने भी पुलिस वाले होते हैं मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नईम बिल्कुल सुकून से वहां पर बैठा हुआ था। अब 3-4 पुलिस वाले वो नईम को देख रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पास जाकर नईम को पकड़ सके, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 टुकड़े रखे हुए हैं और वहाँ पर बांका भी रखा हुआ है। अब जिसने कत्ल किया है उसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसने तो कत्ल कर दिया अपनी बेटी का। जो इंसान अपनी बेटी को मार सकता है वो दूसरे को मारने के लिए 1 मिनट नहीं चूकेगा। तो इसलिए पुलिस वाले खड़े रहते हैं और कुछ देर के बाद वहीं जो पुलिस
नानापारा थाने को सूचना मिलती है, बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है और मौके पर 3-4 थानों की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। नईम को चारों तरफ से घेर लिया था, नईम से बातचीत की जाती है, नईम को खड़ा किया जाता है और वो सुकून से खड़ा हो जाता है और पुलिस के पास पहुँच जाता है। पुलिस जो वहाँ पर टुकड़े थे, 6 टुकड़े उसकी बेटी के, उसको उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नईम के घर के अंदर जाकर देखा जाता है कि नईम की पत्नी कहाँ है, क्योंकि इस घर में सिर्फ नईम, उसकी पत्नी निशा और उसकी बेटी खुशबू रहते थे, और जो 3 बेटियां हैं वो कहाँ हैं। जब नईम से पूछते हैं तो नईम बताता है कि जो छोटी बेटियां हैं वो माँ के साथ गई हुई हैं, माँ अपने मायके में गई है, मतलब वो अपनी नानी के घर पर गई हुई हैं लड़कियां, वो वहीं पर हैं, घर पर सिर्फ मैं और ये मेरी बेटी थी। अब नईम से पूछा जाता है कि उसने अपनी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, टुकड़े क्यों किए, टुकड़ों को बाहर क्यों लाया। जब नईम से ये सारी जांच पर पूछताछ की जाती है तो नईम बड़े सुकून के साथ, ज़रा सी भी कोई टेंशन नहीं, ज़रा सी भी कोई चेहरे पर शिकन नहीं, नईम बताता है कि सर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं परेशान हो चुका था और चारों तरफ मेरी बेटी की वजह से मेरी बदनामी हो रही थी। और पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसी बदनामी, तो बताता है कि जो मेरी 17 साल की बेटी है, इसकी प्रेम कहानी 2-3 साल पहले से गाँव के ही एक लड़के से जो नानापुर थाना है वहाँ का रहने वाला है, उसके साथ चल रही थी, लड़के का आना जाना था, उससे बातचीत होती थी, ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन जब हमें पता चला तो हमने अपनी बेटी को बहुत बार समझाया बुझाया कि ये सब कुछ ना करे, इससे हमारी बदनामी होगी, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। और जब हमने बेटी के ऊपर ज़्यादा सख्ती की तो उसने आज से 3-4 महीने पहले मौका देखकर उस प्रेमी के साथ वो भाग गई, फरार हो गई। फिर हम मोतीपुर थाने में पहुँचे और थाने में जाकर अपनी ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और जो आरोपी था उसके ऊपर किडनैपिंग का और रेप वगैरह के केस दर्ज करवाए मोतीपुर थाने में ही। पुलिस ने हमारी बेटी को बरामद कर लिया और उसके बाद हमारे हवाले कर दिया। लेकिन मामला हुआ और मामला होने के बाद हमने उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की और लड़के को जाने दिए कि शायद अब ये समझ जाएगा और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। फिर दोबारा से कुछ वक्त गुजरा और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो मेरी बेटी है फिर उस लड़के से बातचीत करने लगी और फिर दूसरी बार फिर ये उसके साथ भाग गई। अब 1 महीने पहले की बात है, जब ये भाग गई फिर दोबारा से मैंने जो नानापारा थाना है वहाँ पर जाकर कंप्लेन करवाई और इस थाने में, मोतीपुर थाने में भी, दोनों थाने में मैंने FIR दर्ज करवाई, अपनी बेटी को ढूंढने में लगा और फिर पुलिस ने मेरी बेटी को ढूंढ लिया और उसके बाद आरोपी के ऊपर केस दर्ज करके इसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद कुछ ही वक्त के बाद ये फिर दोबारा से बाहर आ गया और अब हमें यकीन था कि हमारी बेटी अब किसी से बातचीत नहीं करेगी और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे ये यकीन था। लेकिन 2 सितंबर को जो मेरी पत्नी है वो अपनी 3 बेटियों के साथ, क्योंकि ये 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी यही है, 3 छोटी बहनें हैं, मेरी पत्नी अपनी 3 बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाती है। घर पर मैं और ये खुशबू थे, हम दोनों थे और मैं किसी काम से बाहर चला जाता हूँ। किसी काम से बाहर जाने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घर के पास में ही वही लड़के से खुशबू बात कर रही है जिसके साथ ये 2 बार भागी। और उसी टाइम पर मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्या मतलब जैसे ही देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है कि खुशबू को मार दूँ और इस लड़के को भी मार दूँ। लेकिन जो लड़का था वो मुझे देखकर वहाँ से भाग जाता है। लड़का दूसरी कास्ट का है। लड़के के भागने के बाद मैं खुशबू को अंदर लेकर पहुँचता हूँ और फिर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। ख़राब इस वजह से था कि जो खुशबू है, खुशबू को देखकर 3 जो छोटी बहनें हैं वो भी बिगड़ जाएंगी, उनके ऊपर भी खुशबू का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और वो भी गलत रास्ते पर चली जाएंगी और खुशबू हो सकता है फिर दोबारा से भाग जाए। और इस बार ये मेरे हाथ शायद ना आए, क्योंकि 2 बार हमने पकड़ लिया है, इससे फिर दोबारा से ये भागेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी, क्योंकि इससे पहले 2 बार भागने पर पूरे गाँव के अंदर हमारी बदनामी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और उस टाइम पर मेरा खून खौला हुआ था। और बकरीद पर जिस बांके से हम लोग हड्डी गुड्डी काटते हैं, कुर्बानी करते हैं, वही मैं निकालता हूं और अपनी बेटी की गर्दन पर वार करता हूं। कुछ ही देर के बाद वो ज़मीन पर गिर जाती है। घर पूरा खाली था, मेरे दिमाग पर खून सवार था और फिर मैं लकड़ी की कुंडी निकालता हूं और उसी पर रख कर अपनी बेटी की गर्दन अलग करता हूँ। हाथ, धड़, पैर सब कुछ काट पीट कर अलग कर देता हूँ 6 टुकड़ों में। और फिर गांव वालों को दिखाने के लिए कि गांव में कोई और लड़की ऐसा करेगी तो उसके साथ भी यही होगा और इस लड़की ने गलत किया था तो इसको सज़ा मिली। और गांव वालों में जो बदनामी मेरी हुई थी उस बदनामी को दूर करने के लिए टुकड़ों को मैं बाहर लाया था। गांव वालों को मैंने दिखाया, बताया कि मेरी बेटी ने गलत किया, मैंने उसको सज़ा दे दी।
और मुझे अपनी बेटी की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। अब जो मेरी 3 बेटियां हैं वो सही से रहेंगी और मेरी जो पत्नी है वो भी अपनी बेटियों को सही से रखेगी। वहीं ये सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी को उठाकर जेल भेज दी और जो लड़की के पोस्टमार्टम के लिए जो टुकड़े भेजे थे उसके बाद उनको उसकी माँ को दे दिया गया, जिसके बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि एक पिता ने इतनी सिर्फ अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक मौत दे डाली। अब आप बताइए कि प्यार ज़्यादा होता है या फिर इज्जत ज़्यादा होती है? अगर उसको अपनी लड़की से दिक्कत थी तो अपनी लड़की को वो कहीं और भेज सकता था, नहीं बल्कि और ज़्यादा दिक्कत थी तो अपनी बेटी की शादी भी कर सकता था और शादी करने के बाद भेज देता, शादी हो जाती, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन पिता ने एक गलत रास्ता चुना और गलत रास्ते की वजह से अब पिता जेल में रहेगा और 3 बेटियों के सर से पिता का साया उठ गया। अब जो 3 बेटियां हैं उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको खाना पीना कौन खिलाएगा? लेकिन पिता ने सिर्फ एक लड़की के बारे में सोचा और उसने ये सोचा कि मेरी बेटी के अवैध संबंध उस लड़के से हैं, 2 बार भागी है, तीसरी बार अगर ये भाग गई तो तमाम बेइज्जती होगी। लेकिन सोच कर देखिए कि पहले सिर्फ गाँव के लोगों को पता थी, लेकिन उसने जब अपनी बेटी की हत्या कर दी तो अब इस वीडियो को मैं भी आपको बता रहा हूँ, नईम का फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। तो अब ज़्यादा बदनामी हुई या फिर पहले ज़्यादा बदनामी थी, ये आप लोग बताइएगा। और ऐसा ही ज़्यादातर होता है। अब बात करते हैं, मतलब आप लोगों से मेरा सवाल है, बदनामी कब ज़्यादा हुई, पहले या फिर अब? ये आपको बताना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए हैं और उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। और ये जो पहला कमेंट किया है ये सैड लॉन्ग लाइफ ने किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, आप खैरियत से हो? माज आई एम नगमा, लॉ स्टूडेंट, अल्लाह आपकी तबीयत जल्द ठीक कर दे, आमीन। और ये सब जो हुआ उस औरत ने गलत किया। आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में SMS किए थे, शायद बिज़ी होने की वजह से नहीं देखा होगा। वैसे मैंने आपको पूरा कमेंट्स पढ़ लिया, लेकिन बहुत लंबा कमेंट है नगमा जी, तो मैं अगर आपके पूरे कमेंट्स मैंने अपने लिए जो था वो तो मैंने पढ़ लिया, लोगों के लिए था वो तो नहीं पढ़ा है। तो नगमा जी, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपके कमेंट्स का जवाब दिया था, शायद आप नहीं सुन पाई होंगी या फिर देख नहीं पाई होंगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक ठाक है। और ये बोल रहे हैं आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है और मुझे समर्थन दीजिए, मेरा नाम लीजिए। मेरा नाम रवीना परवीन है और हम गोपालगंज ज़िला सीवान ज़िले के रहने वाले हैं। भैया मेरा नाम लेना ज़रूर, नाम रुबीना परवीन है। जी बिल्कुल रुबीना जी, मैंने आपका नाम लिया है और शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और ये बोल रहे हैं रमेश कुमार, माज भाई आपकी तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। रमेश कुमार चंडीगढ़ से, शुक्रिया रमेश भाई, और आप भी खुश रहें और ठीक ठाक रहें, आपकी तबीयत बिल्कुल सही रहे। और मेरी तबीयत आप लोगों ने जैसी दुआ करी है वैसी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, बिल्कुल मैं सही हूँ। सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई भाई? मास भाई मेरी तबीयत सत्यनारायण भाई इस वजह से ख़राब हो गई क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नए कपड़े पहनकर निकलता हूँ और जैसे ही निकलता हूँ वैसी बारिश हो जाती है और फिर मैं नए कपड़े नहीं देखता, सबसे पहले अपने फ़ोन देखता हूँ और फिर मैं नहा लेता हूँ बारिश में और इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। डायनामो बोल रहे हैं हम बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे मुंबई से। हेलो माज भाई, तो डायनामो मुंबई से आप कहाँ पर आ रहे हैं? मतलब डायरेक्टली आप मेरे पास मुझसे मिलने आ रहे हैं या फिर कोई काम वगैरह है या फिर उस काम से जाएंगे आप, ये भी बताइएगा। और आने से पहले अगर किसी को भी मुझसे पर्सनली बात करनी है, मतलब कोई आ रहा है, तो मेरी नीचे इंस्टाग्राम ID चल रही है, इसको फॉलो कर लें, इस पर जाकर मैसेज कर लें क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल बात हो सकती है, कॉल भी कर सकते हैं आप। तो ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई और क्या हाल है आपका? यूज़र वालेकुम अस्सलाम, मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद मुकीम आलम बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई कैसे हो? आपका वीडियो 3-4 साल से देख रहा हूँ, बिहार से हूँ मैं। अरे शुक्रिया भाई कि आप मेरा वीडियो 3-4 साल से देख रहे हैं। ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम रियाज़ है, मैं बहराइच से हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, कभी अफसोस नहीं हुआ लेकिन पुणे वाला वीडियो देख कर बहुत अफसोस हुआ। कौन सा पुणे? अच्छा पुणे वाला वीडियो। और ये बोल रहे हैं ज़िला गोरखपुर खजानी से हूँ, विनय मदेशिया खजानी से हैं। सुपर लुक भाई जी, शुक्रिया भाई जी, आपका भी शुक्रिया भाई जी। सगीर अंसारी बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं हैदराबाद से हूँ, आपके वीडियो बहुत देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया सगीर अंसारी भाई। स्माइलिंग व्यवहार बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाई कैसे हो? बिग फैन ऑफ यू, लव यू ब्रो, लव यू टू। स्माइलिंग व्यवहार आपका नाम क्या है ये ज़रूर बताइएगा। और ये बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाई, आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। शुक्रिया
जुल्फ़िकार भाई बोल रहे हैं मैं बिजनौर से हूँ। जुल्फ़िकार भाई हमें तो पता है बिजनौर से हैं, और आप कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं अपने बारे में भी, बस मेरे बारे में सुनते रहते हैं। और ये बोल रहे हैं माज भाई मैं दिल्ली बॉर्डर पर रहता हूँ, मेरा नाम नसीम अंसारी है और मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो नसीम अंसारी जी, मैंने आपका नाम लिया है और मुझे आपका नाम भी बड़ा अच्छा लगा। और सोना देवी बोल रही है मैं गुरुग्राम में रहती हूँ, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, मेरा नाम सोना है, मैं गुरुग्राम में ही रहती हूँ। रमेश कुमार बोल रहे हैं क्राइम कितने भी शातिराना तरीके से किया जाए, अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और पुलिस उसको सलाखों के पीछे डाल देती है। बिल्कुल रमेश भाई, आपकी बात सही है। और ये बोल रहे हैं माज भाई गुड नाइट, आप कैसे हो? मैं अजय अहमदाबाद से। दीपक यादव बोल रहे हैं मैं खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे चाचा जी पुलिस में हैं और क्राइम कितने भी शातिराना तरीके से किया जाए नहीं छुपता है। और जुल्फ़िकार भाई दूसरे वाले ही, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार है, मैं दिल्ली से, मुझे आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पसंदीदा चैनल रज़ाग्राफ़ी शम्स की ज़ुबानी, और बस ये 2 ही चैनल है, मेरा चैनल का तो नाम ही नहीं है इसमें। तो कोई बात नहीं है, जो चैनल आपको पसंद है वो आपकी पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं ऐसी वीडियो बता सकूं और ऐसा कुछ कर सकूं मतलब जो आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सिर्फ आपके लिए मेहनत से वीडियोस को बनाते हैं। और फ़िलहाल में आपको यकीन नहीं होगा कि रात के 1:31 हो रही हैं, 31 मिनट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो आपके लिए बनाई जाती हैं फ़िलहाल में इसलिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, हमसे जुड़ सकें। लेकिन सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे की कोई बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भी बताइएगा, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर किसी का कमेंट रह गया हो तो नीचे जाकर कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में उनके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।